काफ़ी जगह ये भी सुनते हैं हम लोगों से कि फिजियोथेरेपी एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और मतलब कि शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स काफ़ी लेट आते हैं, काफ़ी डिले होता है रिजल्ट्स में। जो कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे अगर पैरालिटिक केसेस हैं, अपर लिम्ब पैरालिसिस, लोअर लिम्ब पैरालिसिस, लकवा जिनको मार जाता है, उनमें बहुत टाइम लगता है। बट अगर देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो वर्क रिलेटेड चोटें लगते हैं, बच्चों को चोट लगता है या किसी को घुटने में चोट है, लोअर बैक पेन है, इट डिपेंड्स कि द ड्यूरेशन इज टोटली ऑन केस टू केस बेसिस। फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। फिजियोथेरेपी, रही बात एक्सपेंसिव की, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट। इट्स नॉट दैट एवरी टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव। कई बार कम सेशंस भी लगते हैं, जहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि वी पुट ऑन द पर्सन on to exercise and a good healthy diet regime, and they are able to continue with exercises. It is again case to case. हम generalize नहीं कर सकते कि फिजियोथेरेपी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अलग अलग लाइफ स्टेजेस में फिजियोथेरेपी कैसे मददगार है, राइट? और हर स्टेज के लिए क्या डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस बेनिफिशियल हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस। जब आप एक वर्किंग, आई वुड से जो वर्किंग पीपल हैं, फॉर देम दे आर सिटिंग दीज डेज अ लॉट ऑन डेस्क, उनके लिए फिजियोथेरेपी, दे कम विथ नेक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह। एक्सरसाइजेस रेगुलर करने से हम कंपनसेट करते हैं पॉस्चर को, पॉस्चर करेक्शन, एर्गोनॉमिक्स, एंड देन very sometimes light exercises also, low impact exercises, ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहती है। एक और मिथ बहुत कॉमन है मिस्टर जयंती कि फिजियोथेरेपी से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। क्या ये सच है या ये एक मिथ है? हाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर। बट यहाँ फिजियोथेरेपी बच्चों को पोस्चर करेक्शन में, उनको स्क्रीन टाइम से हटा के एक्सरसाइज रिजीम में डालने के लिए, टू मेक देम फिजिकली एक्टिव, इट मे हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट कैन डेफिनेटली नॉट इंक्रीज द हाइट डायरेक्टली। इट्स अ मिथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। आज हमारे साथ हैं मिस्टर एस जयंती, जो कि गुड़गांव के एक फेमस और रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज हम कुछ मिथ तोड़ेंगे और साथ ही साथ सुपर फूड्स को किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में, जो कि आपका फिजियोथेरेपी में काम आती है। वेलकम मिस्टर एस जयंती, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू अमित। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आपने मौका दिया यहाँ आने का। आई एम श्योर विथ टुडेज episode our listeners will learn something about physiotherapy as a holistic approach, including modalities, nutrition and exercises. जी श्योर। तो स्टार्ट करते हैं मिथ बस्टर्स से। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि फिजियोथेरेपी उस चीज़ के लिए है जिन लोगों को चोट लग जाए, उन लोगों के लिए ही है, या किसी का ऑपरेशन हो जाए उन लोगों के लिए ही है। इसमें कितनी सच्चाई है? नो डाउट इट्स अ मिथ। ये बात सही है कि जिन लोगों को चोट लगी हो या जिनकी सर्जरी हुई हो, उन लोगों में फिजियोथेरेपी बहुत मदद करता है। बट एट द सेम टाइम, यहाँ तक ना पहुँचने के लिए, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए, फिजियोथेरेपी विथ रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, पोस्चरल करेक्शन इन ऑल एज ग्रुप्स, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एक मिथ और काफ़ी सुनने में आता है कि फिजियोथेरेपी में बहुत पेन होता है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। हाउ ट्रू इट इज? सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ फिजियोथेरेपी देयर इज अ पेन इनिशियली, बट हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि क्लाइंट को कम से कम पेन हो, दर्द कम से कम हो, एंड उनका प्रोग्रेस अच्छा रहे, कंफर्टेबल रहे, सो दैट इन द लॉन्ग रन दे आर एबल टू रिमेन पेन फ्री एंड डिजीज फ्री एंड एबल टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा जयंती सर,
काफी जगह ये भी सुनते हैं हम लोगों से कि फिजियोथेरेपी एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है, और मतलब कि शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स काफी लेट आते हैं, काफी डिले होता है रिजल्ट्स में। इसके लिए कुछ बताइए हमें। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके। जो कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे अगर पैरालिटिक केसेस हैं, अपर लिम्ब पैरालिसिस, लोअर लिम्ब पैरालिसिस, लकवा जिनको मार जाता है, उनमें बहुत टाइम लगता है। बट अगर देर आर लॉट ऑफ केसेस जो वर्क रिलेटेड चोटें लगते हैं, बच्चों को चोट लगता है या किसी को घुटने में चोट है, लोअर बैक पेन है, इट डिपेंड्स कि द ड्यूरेशन इज टोटली ऑन केस टू केस बेसिस। कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा विथ प्रॉपर एक्सरसाइज रेजीम added with nutrition and modalities, you can manage it quite well in a limited period of time. तो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपके सामने पेशेंट है, उस हिसाब से। True. ओके। अगला मिथ है हमारा कि फिजियोथेरेपी ओल्डर पीपल के लिए ज्यादा है, मतलब ओल्डर पीपल ज्यादा फिजियोथेरेपी को यूज करते हैं। क्या ये सच है? That's not completely true. In India हम लोगों को जनरली हम प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल में बिलीव नहीं करते हैं। वेरियस रीजंस फॉर दैट, अनलाइक इन वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हम अगर शुरू से एक फिजियोथेरेपी के कंसल्टेशन से एक्सरसाइजेस समझ के होलिस्टिक अप्रोच करें, तो लेटर ऑन इन लाइफ वी वुड बी लीडिंग पेन फ्री लाइफ एंड हमारा जॉइंट्स की स्थिति अच्छी रहेगी एंड इट विल बी गुड, विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर ओन। ऑलराइट। सो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, सारे एज ग्रुप्स, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों में एक प्रॉब्लम कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों में नॉक नीज की आजकल काफी प्रॉब्लम है, तो नॉक नीज ही कहते हैं उसे। राइट। तो नॉक नीज की जो प्रॉब्लम है, नॉक नीज, बो लेग्स, ये सब एक्सरसाइजेस से कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। बाकी orthopedic doctors also recommend braces for that, but exercises play a very important and crucial role. If there are any specific cases, we can always talk to them, see them, and then suggest accordingly. ओके। तो नेक्स्ट अपने मिथ की तरफ चलते हैं हम। तो सुनने में आता है कि फिजियोथेरेपी, मतलब लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज तक ही सीमित है। इसमें कितना सच है? एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी का, बट जहाँ मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ दे हेल्प अ लॉट अलॉन्ग विथ, एंड आई पर्सनली बिलीव हम अपने सेटअप में न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज जब तक आपका प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं होता मसल डेवलपमेंट नहीं होगी। जब तक आपका इन्फ्लेमेशन कम करने के मोडालिटीज़ के अलावा nutrition plays about 10 to 15% role in helping with physiotherapy and even in general otherwise. And it's a good thing, आजकल लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, उनको बहुत जागरूक हो रहे हैं towards nutrition. जी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने बताए पॉइंट्स। एक चीज़ और बताइए हमें कि एक मिथ ये भी है कि फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। इसके बारे में कुछ आप बताइए प्लीज़। फिजियोथेरेपी, रही बात एक्सपेंसिव की, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट। इट्स नॉट दैट एवरी टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव। कई बार कम सेशंस भी लगते हैं, जहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि वी पुट ऑन द पर्सन on to exercise and a good healthy diet regime, and they are able to continue with exercises. It is again case to case. हम generalize नहीं कर सकते कि फिजियोथेरेपी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है। लोगों को लगता है क्योंकि नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा होते हैं। सो उस वजह से इट्स परसीव्ड नोशन, बट इट्स नॉट सो। एंड रही एक्सेसिबिलिटी की बात, विद सो मेनी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स and home visits, especially for those patients जो फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा सकते हैं, accessibility is not at all an issue across the board. It's easily accessible. All right.
एक और मिथ बहुत कॉमन है मिस्टर जयंती कि फिजियोथेरेपी से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। क्या ये सच है या ये एक मिथ है? फिजियोथेरेपी से बच्चों की हाइट डायरेक्टली नहीं बढ़ती है। हाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर। बट यहाँ फिजियोथेरेपी बच्चों को पोस्चर करेक्शन में, उनको स्क्रीन टाइम से हटा के एक्सरसाइज रिजीम में डालने के लिए, टू मेक देम फिजिकली एक्टिव, इट मे हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, but it can definitely not increase the height directly. It's a myth. तो व्यूअर्स, ये तो आपका जो मिथ था ये एकदम क्लियर कर दिया है जयंती सर ने कि फिजियोथेरेपी से हाइट नहीं बढ़ती। ये आपके बच्चे की वेलबींग सुधार देती है, ओवरऑल उसके लिए पर्सनैलिटी वो सुधार सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जयंती सर। अब हमारा नया पार्ट हम शुरू करते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है हमारा फिजियोथेरेपी में सुपर फूड्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप कुछ सुपर फूड बता सकते हैं जो रिकवरी में हेल्प करें फिजियोथेरेपी के सेशंस में? सी मेरा पर्सनली बहुत मानना है कि जो भी हम नेचुरल फूड सोर्सेज से बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होती है, अब जैसे इफ समबडी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, ओमेगा 3 फिश, दीज आर क्वाइट हेल्पफुल। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी आजकल बहुत ऑप्शंस हैं सुपर फूड्स लाइक आलमंड्स, walnuts, chia seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds. ये सब they are sources of good nutrition, and these we have been using since ancient times in our culture. Somewhere down the line हम इन चीज़ों को भूल गए थे, but now we are getting back into the groove. That's what I would say. Yeah. आजकल काफी एक प्रॉब्लम है जो कि क्रॉनिक जॉइंट इश्यूज हैं। उसके लिए कुछ आप सुपर फूड्स को बताना चाहेंगे कि वो जो हेल्पफुल रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सो बोन ब्रॉथ एंड अगेन ऑल दीज, जिसमें भी मैग्नीशियम कंटेंट जिन फूड्स में ज़्यादा है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, दो सच फूड्स वुड बी हेल्पफुल। एंड जनरली जो हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, देन नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट अगेन इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो इन चीज़ों के सेवन से हम काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ओके, अच्छा, एज वी ऑल नो कि बेरीज आर एवरीवेयर इन द मार्केट राइट नाउ, और बेरीज बहुत अच्छी बेरीज आजकल मिल रही हैं। बेरीज के कुछ फायदे बताइए। बेरीज आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीशियम। हमको तो बचपन से याद है जाके पेड़ पे शहतूत बेरीज, जो जिनको वाइल्ड बेरी बोलते हैं, बेर, जी बेर वगैरह पेड़ों पे चढ़ के करना। आजकल बच्चे ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। सो यस, बट कन्वीनियंस आ गया है, पैक्ड बेरीज हैं, न्यूट्रिशन पैक्ड, पावर पैक्ड, उनका सेवन करना चाहिए। मे बी इन ब्रेकफास्ट, regular foods, there are a lot of options that are available. The way we can use them today is manifold as compared to earlier times. अब बहुत तरीके पता है हमको। जी। So yes, berries are very useful and should be included in diet quite a bit. All right. अच्छा, और प्रोटीन रिच फूड के बारे में कुछ बताइए। How it is helpful in physiotherapy? Most important, जब भी हम एक्सरसाइज रेजिम पर जाते हैं, मसल का सपोर्ट चाहिए होता है, मसल ग्रोथ, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगेन फॉर वेजिटेरियन द ऑप्शंस आर मैनीफोल्ड, स्प्राउट्स, काला चना, सोयाबीन एंड so on so forth. For non-vegetarians, those who are taking it, chicken, egg, fish, lean meats are very good source of protein. और अब बात करते हैं नट्स और सीड्स की। नट्स और सीड्स हम मतलब ज्यादा कॉमनली हमारे घर में जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और फ्लैक्स सीड हो गया, सेसमे सीड हो गया, ये इनके बारे में कुछ बताइए, नट्स और सीड्स के बारे में। A thumb rule which I tell to all my clients is एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, जिसमें आपका 7 से 8 बादाम, 2 halves of walnuts, 7 to 8 pistachio, 3-4 raisins. They should. So what I say, tell them is walnuts and almonds should be soaked in water and had. Again, raisins soaked in water.
and drink that water on empty stomach and eat the raisins. उसी तरह अंजीर आप उसको मिल्क में भिगो के 1 या 2 अंजीर every couple of days you have. Cashew, everything in moderation is good, important. एक बहुत बड़ा myth again which I want to burst is that kaju is not good for health. It's not so. In moderation, and the way it has to be had, if you have it, it's a good source of micronutrients in the body. तो कोई भी चीज बेसिकली ज्यादा आप लेंगे उससे नुकसान तो होगा ही, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी बेनिफिशियल हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम तो आएगी आएगी अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं. तो आपका कहना ये है कि लिमिटेड क्वांटिटी में लें, जितना लेना है उतना ही लें, ज्यादा ना खाएं, एक्सेस में ना खाएं, राइट. एंड यहाँ पे मैं जरूर ऐड करूंगा, जो डायबिटिक्स हैं अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें बिफोर ईटिंग फूड्स लाइक रेजिन्स एंड फिग्स स्पेशली. रेस्ट, वॉलनट्स एंड आलमंड्स एवरीबॉडी कैन हैव, बट फॉर दीज थिंग्स दोज हु आर डायबिटिक्स दे शुड गेट इन टच विद देयर डॉक्टर एंड गो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर. ओके. अच्छा, कुछ मुझे आप स्वीट पोटैटो के बारे में बताइए. मैंने स्वीट पोटैटो के बारे में भी सुना है कि वो काफी रिच होता है और उसे हमें कंज्यूम करना चाहिए. वो फिजियोथेरेपी में कहीं पे काम आता है? Yeah, it's just like other foods. It's a very good, wholesome food by itself. Covers your carbohydrates, vitamins, and other micronutrients. Again, यहाँ पे caution यही है, जो डायबिटिक हैं उनको अपना डॉक्टर का सलाह ज़रूर लेना चाहिए कि स्वीट पोटैटो का कितना वो सेवन कर सकते हैं. अगेन मॉडरेशन में. एंड हमारे कल्चर में स्वीट पोटैटो हम शकरकंदी शुरू से ही खाते हुए आ रहे हैं. नींबू और मसाले डालो और चटकारे लेके खाओ उसको. एकदम ठीक कह रहे हैं आप. बहुत बढ़िया. ये आपने सुपर फूड्स के बारे में जो जानकारी दी कि फिजियोथेरेपी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगी हमारे व्यूअर्स के लिए. अब आगे चलते हैं और फिजियोथेरेपी अक्रॉस लाइफ स्टेजेस के बारे में बात करते हैं. तो जयंती सर, बात करते हैं अलग अलग लाइफ स्टेजेस में फिजियोथेरेपी कैसे मददगार है, राइट. और हर स्टेज के लिए क्या डाइटरी और लाइफ स्टाइल चेंजेस बेनिफिशियल हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस. जब आप एक वर्किंग, आई वुड से जो वर्किंग पीपल हैं, फॉर देम दे आर सिटिंग दीज डेज अ लॉट ऑन डेस्क. उनके लिए फिजियोथेरेपी, दे कम विथ नेक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह. एक्सरसाइजेस रेगुलर करने से हम कंपनसेट करते हैं पॉस्चर को. पॉस्चर करेक्शन, एर्गोनॉमिक्स, and then very sometimes light exercises also, low impact exercises. ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहती है. उसी तरह जब हम बुजुर्गों के लिए आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपना एक रेगुलर एक्सरसाइज with proper nutrition maintain करके we can lead a good lifestyle. Similar the case for बच्चास also, जो उनको स्क्रीन टाइम से हटा के खेलने कूदने के लिए मोटिवेट करना चाहिए. I remember during our childhood हमारे पेरेंट्स हमको घर के अंदर लाने के लिए मशक्कत करते थे. अब पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल, आईपैड, मोबाइल से हटा के बाहर खेलने के भेजने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. एकदम ठीक है. तो घर से बाहर निकलिए बच्चों और खेलो कुछ वहां पे जाके. और व्यूअर्स जिनके बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों को थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करके और कोशिश कीजिए कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके उछल कूद ये सारी चीजें करें, लेकिन सेफ रहें, चोट ना लगाएं अपने, नहीं तो जयंती सर के पास जाना पड़ जाएगा फिर से. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ओल्डर एडल्ट्स के लिए मुझे फिजियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल होती है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पेरेंट्स हैं, सब हैं, उनके लिए अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. ओल्ड एज के लिए देखिए, बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज एंड स्पेशली इन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज, बोन लॉस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है. उसके लिए अगेन कैल्शियम, विटामिन D3, B12, इन पैरामीटर्स को चेक करते रहना चाहिए. अगर डिफिशिएंसी है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है. एट द सेम टाइम लाइट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं है कि जाके भारी भारी वेट्स उठाएं. लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प्स क्वाइट अ लॉट.
आपका whatever you do in the 5-10 years, they will add a lot to your 15-20 years down the line. जो पिछले 15-20 सालों में आप लोगों ने किया है या हमने किया है, उसका नतीजा we are today. What we will do next 5-10 years will define 15-20 years down the line. Lifespan has increased quite a bit. Medical advancements have improved our lifespan. To lead a good, healthy, disease-free life, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल चीज़ है. 15-20 मिनट अपने आप को डिवोट करें, दें. यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हैप्पी. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. थैंक्स अ लॉट मिस्टर जयंती. बहुत अच्छी तरीके से आपने एक एक चीज समझाई हमारे व्यूअर्स को. आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको आगे भी हम बुलाएंगे और आपसे और भी ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच मिस्टर जयंती. It's my pleasure and wish best of health to everybody. I can only add one thing which I tell to everybody. If you take care of your body now, your body will take care of you later. वेरी वेल सेड. बहुत बढ़िया. तो खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, यही हम सबकी कामना है आपके लिए. और हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.